गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक तो आपके लिए खुशखबरी है कि 8 तारीख से आपका 50% स्ट्रेंथ के साथ शायद कॉलेज ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, आज न्यूज़पेपर में आएगी, आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, तो अपनी ये हो सकता है जहाँ तक यानी कि सैटरडे तक आपकी ये क्लास चलेगी, उसके बाद अपना ऑफलाइन क्लास में ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें अपने टॉपिक स्टार्ट किया था एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स, यानी कि एल्किनों के स्थायित्व की व्याख्या। तो इसमें अपन ने क्या बात की थी कि भी मेन बात थी इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन पर, यानी कि अति संयुग्मन पर। ठीक है ना, तो इसमें अपने जो बात की थी कि भाई एल्किन में क्या है कि डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम है या उसके साथ अटैच्ड यानी कि जुड़े हुए क्या है कि एल्किल ग्रुप की संख्या अगर बढ़ती है तो इनका स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है कि इसमें क्या है कि जो डेबार है, डेबार ने क्या है कि इसकी जो व्याख्या की वो किस आधार पर की, अति संयुग्मन के आधार पर की। ठीक है ना, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर इसने की। तो इसके अनुसार क्या है कि जो डबल बॉन्ड के जो पाई ऑर्बिटल है, ठीक है, पाई ऑर्बिटल का क्या है कि सब्स्टिट्यूटेड यानी कि प्रतिस्थापित एल्किल ग्रुप, प्रतिस्थापित एल्किल ग्रुप के सिग्मा ऑर्बिटल के साथ क्या करता है कि ये पार्शियल ओवरलैपिंग करता है। तो पार्शियल ओवरलैपिंग से क्या होगा कि जो एल्कीन में यानी कि जो क्या है कि सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके साथ भी क्या आ जाते हैं कि कुछ डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ये बता रखा है इस स्ट्रक्चर में कि भाई यहाँ तो ये एल्कीन का ही है, तो यहाँ पर इसमें ये क्या है कि भाई लेटरल ओवरलैपिंग से यानी कि पार्श्वीय अतिव्यापन से क्या हो रहा है कि पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि इस पर यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन के रीजन से यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो गया कि ये क्या हो रही है कि इसके साथ यानी कि सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या कर रहा है, ये ओवरलैपिंग कर रहा है पार्शियली। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि भाई पार्शियली ओवरलैपिंग होती है तो इसमें क्या आ जाएगा कि इसका डबल बॉन्ड करेक्टर इसमें आ जाते हैं। जैसे आपको इसमें नेक्स्ट आपको ये बता रखा है कि भाई इसमें जो एल्किल ग्रुप जो अटैच है तो वो क्या होगा, बीटा होगा, और उसके बीटा हाइड्रोजन ही क्या है कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो आपको यहाँ पर ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको बताई हुई है। तो भाई ये एक नॉर्मल एल्किन है तो इसकी 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती है। तो यहाँ पर यानी कि जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वो किस बात पर डिपेंड करती है कि जो एल्किल ग्रुप है, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स पर बात होगी। ठीक है, यानी कि जो बीटा कार्बन है तो बीटा कार्बन इसमें मैक्सिमम कितने अटैच हो सकते हैं कि इसमें एक और अटैच हो सकता है। ठीक है, इसमें 2 अटैच हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उस बेस पर आप यहाँ पर क्या है कि इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी फॉर्म होती है तो वो क्या है कि नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स पर डिपेंड करेगा। अब जैसे यहाँ पर एक ग्रुप इधर है एक ग्रुप इधर है तो इसकी टोटल कितनी हो जाएगी 3 से और 3 से 6। अब यहाँ पर 2 2 एल्किल ग्रुप हो जाएंगे तो 6 और 6 12 हो जाएगी। तो ये क्या है कि इसमें मैक्सिमम क्या है कि अब क्या है कि आप यानी कि 2 मैथिल ग्रुप इधर और 2 मैथिल ग्रुप आप इधर अटैच करते हैं इस एल्कीन पर, तो उस कंडीशन में टोटल आपको क्या है कि मैक्सिमम क्या होंगी कि 12 क्या हो जाएंगे यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन में। हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको बताया था कि भी इसमें क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड क्या होता है उसका क्लीवेज होता है और उसकी जगह क्या बनता है एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और वो किससे फॉर्म होता है कि पार्शियल ओवरलैपिंग से होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई इसमें एक बात और भी होती है कि इसकी अगर अपनी ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हैं तो इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड का क्या होना पड़ता है यहाँ पर बलिदान होता है, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से खत्म होता है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर बनता है। ठीक है ना, तो इसमें ये रेजोनेंस यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन में ये एक बात ये भी नोटिस वाली बात है कि इसमें क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड का बलिदान होता है। ठीक है ना, सीधी बात ये है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इस पर अपना आगे बात करते हैं कि ये अपने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बताई। इसके बाद अपने क्या कहा था कि भाई ये जो हाइब्रिड जो सॉरी है जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से फॉर्म हो रही है तो इसको अपने किस किस नाम से जानते हैं कि अतिसंयुग्मन अनुनाद संरचना यानी कि हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, बॉन्डलेस रेजोनेंस, या अपन क्या बोलते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है ना, इस नाम से इनको अपन जानते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन वाले को। ठीक है, तो इसके बाद जो अपनी बात थी कि इस अतिव्यापन में क्या है कि जो कार्बन कार्बन के बिटवीन जो डबल बॉन्ड है यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास क्या है कि जो सिग्मल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसमें क्या है कि थोड़ा सा क्या आ जाता है डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जैसे आपको यहाँ पर ये बताए थी इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में। ठीक है,
तो इस कारण से क्या है कि जैसे अपने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया प्रोपेन, तो प्रोपेन में क्या है कि जो मैथिल है, ठीक है ना, मैथिल है, और उसके साथ क्या है कि डबल बॉन्ड वाले जो एल्किल जो डबल बॉन्डेड हैं ये के मध्य क्या है कि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है कि इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो 150 एंगस्ट्रम की है, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड वाली क्या है 152 एंगस्ट्रम की होती है, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसका रीजन यहाँ पर क्या है कि ये डबल बॉन्ड करेक्टर ही है, ठीक है ना। अब इसमें आगे बात करते हैं अपन, तो आगे अपनी क्या बात होती है कि किसी एल्किल में, ठीक है ना भाई, रेजोनेंट के स्ट्रक्चर पर अपन आगे बढ़ते हैं। तो जब क्या है कि किसी एल्किल में जितने अधिक एल्किल समूह होंगे उसकी क्या है कि उतनी ही अधिक क्या होगी कि हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, यानी कि अति संयुग्मन अनुनाद संरचनाएं उतनी ही अधिक बनती, जो मैं अभी आपको बता ही रहा था, ठीक है ना, कि अगर इस पर 2 मैथिल ग्रुप दोनों साइड बोथ साइड इस पर एल्किल ग्रुप पर अटैच हो जाते हैं, सॉरी एल्किलीन ग्रुप पर अटैच होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि मैक्सिमम 12 स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो अब क्या है कि किसी एल्किन में जितनी अधिक संख्या में क्या होगी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी, तो मीन आपको पता ही है कि भी जिसका जितना ज़्यादा क्या होगी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है तो उसका स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि इस रीजन से क्या होता है कि एल्किल समूह की संख्या बढ़ने से क्या होता है कि किसी एल्किन का स्थायित्व भी क्या होता है अधिक होता है, ठीक है। अब आप समझ गए कि स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती जाती है, यानी कि नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ते हैं। देखो आपने आई इफेक्टेड ये तो सारी बात तो पढ़ी रखी, बट क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी यहाँ पर एक मेन कारण है कि इनका स्थायित्व बढ़ाने का, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अब अगर आप उन्हें इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में बात करें तो इनमें क्या होता है कि इस अनुनाद में क्या होता है कि एक सहसंयोजक बंध का क्या होता है कि बलिदान होता है, यानी कि एक बंध इसमें कम होता है, ठीक है। इस प्रकार के क्या है कि अति संयुग्मन को अपन क्या कहते हैं बलिदानी अति संयुग्मन, यानी कि सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। और मुक्त मूलक और जो कार्ब कैटाइन यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है, कार्ब कैटाइन के स्थायित्व का को भी क्या है कि अति संयुग्मन ही प्रभावित करता है, लेकिन इसमें क्या है कि जो रेडिकल है या जो आयंस यहाँ पर फॉर्म होते हैं को किसी बंध का बलिदान नहीं करना पड़ता है, अतः इसको क्या कहते हैं अपने सहसंयोजी अति संयुग्मन, यानी कि आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बात इसकी लास्ट फाइनल है, ठीक है। और इसके अलावा एक छोटी सी बात और है कि एल्किनो की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, स्थायित्व ही क्या है कि सेट-जेप रूल का आधार है, बेस है उसका, ठीक है ना, कि भाई मीन क्या है यहाँ पर एल्किल ग्रुप बढ़ते हैं तो उसका स्थायित्व बढ़ता है। तो यहाँ पर सेट-जेप रूल में क्या है कि कौन सी एल्किन बनती है अधिक अधिक प्रतिस्थापी वाली एल्किन बनती है। तो सेट-जेप रूल है जो वो क्या है कि इस हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड ही है, यानी कि उसका स्थायित्व इसी बेस पर वो बताता है, और उसी के बेस पर क्या है कि एल्किन का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है कि कौन सी एल्किन अधिक मात्रा में बनेगी, ठीक है। देखिए अब आगे क्या बात है, किसी एल्किन, ठीक है, किसी एल्किन में जितने अधिक एल्किल ग्रुप होते हैं होंगे वह एल्किन उतनी ही अधिक संख्या में, यानी कि मोर नंबर्स में, अधिक संख्या में हाइपर कॉन्जुगेटेड अति संयुग्मित रेजोनेंस अनुनाद हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिक रेजोनेंस सॉरी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अति संयुग्मन अनुनादी संरचनाएं बनाता है, ठीक है ना। या बनेगी, ठीक है, यानी कि एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी यहाँ पर
यानी कि एक सिंपल सी बात है, क्या होंगे कि नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्या होगी कि हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है ना, उतनी संख्या में बन जाएगी, ठीक है। किसी एल्कीन, अब इससे क्या रिजल्ट निकलेगा कि मीन यहाँ पर क्या है कि किसी एल्कीन में जितनी अधिक रेजोनेटिक अनुनादी, ठीक है ना, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है या संरचनाएं होती है, स्ट्रक्चर होती है, वह एल्कीन उतनी ही अधिक स्थायी होती है। यानी कि स्टेबल होती है, ठीक है। और इस कारण से, इस रीजन से या इस कारण से एल्किल ग्रुप की संख्या यानी कि नंबर्स, संख्या बढ़ने पर उस एल्कीन का स्थायित्व बढ़ता है, स्टेबिलिटी, ठीक है ना, स्थायित्व बढ़ता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन में बनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, में मॉलिक्यूल का एक कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कम होता है। अतः इस प्रकार के हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या कहते हैं, बलिदानी अति संयुग्मन यानी कि सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है ना, इस रीजन से, क्योंकि इसमें क्या है कि एक कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या आती है, मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल। व कार्ब कैटायन
कैटायन के की स्टेबिलिटी भी हाइपर कॉन्जुगेशन से इफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, लेकिन उसमें फ्री रेडिकल या रेडिकल, ठीक है ना, रेडिकल या आयंस को किसी बंध बॉन्ड का बलिदान नहीं करना पड़ता है। अतः इसे क्या कहते हैं, इसे समसंयोजी ठीक है ना, यानी कि आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये तो है इसकी बात। और थोड़ी सी एक लाइन किसकी है, इन एल्कीन्स का स्थायित्व, यानी कि इनकी स्थायित्व ही सैडजेव रूल या नियम का आधार है। ठीक है, क्योंकि मोर ब्रांच्ड अधिक शाखित एल्कीन मोर स्टेबल होती है, एल्कीन आर मोर स्टेबल, ठीक है ना, अधिक स्थायी होती है। अतः इनके फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी भी अधिक होती है। ठीक है, ये इसकी बात थी। अब नेक्स्ट जो अपनी बात आएगी वो आएगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि एल्कीन की। और उस केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक था ये, तो थोड़ा सा टाइम काम कम हुआ और टाइम ज़्यादा लगा है। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना अब। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा।